Hello guys, welcome back to our channel We are Jaya, and Akansha, and today we are going to discuss about a very famous novel, Nirmala. which was written by Munshi Premchand, the emperor of the Hindi literature. So basically story start होती है एक यंग लड़की निर्मला से, who is the protagonist of this novel, जिसकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी जाती है एक भुवन मोहन नाम के लड़के से, जो उसी की जोड़ी का होता है। लेकिन आफ्टर दैट उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उन्हें लगता है कि वो डाउरी, सामने वाली फैमिली को लगता है कि वो डाउरी नहीं दे पाएंगे, दैट्स व्हाई वो मैरिज कैंसिल कर देते फिर हैं। उसके बाद उसकी शादी एक ऐसे आदमी से फिक्स होती है जो कि उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब वो लड़की टीनेज होती है और वो आदमी 35 प्लस की उम्र का होता है और वो एक लॉयर होता है। और क्योंकि वो लाइक दहेज कम मांग रहा था, उसकी डिमांड नहीं थी दहेज की, इस कारण से उसकी माँ ने उसकी शादी वहाँ पे करा दी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे समाज का एक ऐसा फीचर दिखता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिखती है कि एक दहेज के कारण आपकी शादी, आपकी किस्मत बदली जा सकती है। सिर्फ एक अच्छे भले इंसान से शादी होती थी उसकी, बट क्योंकि वहाँ पर दहेज की बात आ गई, वहाँ से उसकी एक मिसमैच्ड शादी करा दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ दहेज की वजह से। बेसिकली उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लाया गया कि हाँ इधर पैसे नहीं लग रहे हैं तो इधर शादी कर देते हैं, वहाँ पे मैच हो रहा है, कॉम्पैटिबिलिटी उनके बीच में है या नहीं, उससे लाइक उन दोनों से फर्क पड़ता ही नहीं है जिनकी शादी हो रही है। शादी जिन लोगों के बीच हो रही है उनके अलावा बाकी हर चीज के बारे में बात हो रही है, बट उन लड़की और लड़का के बारे, लाइक लड़की के बारे में स्पेशली नहीं हो रही है बिकॉज फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लड़की है। तब के टाइम पे बोझ है, शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। एंड यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सही तरीके से इसको लाइक लाइट डाला इस टॉपिक में, दैट देयर इज अ चाइल्ड मैरिज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। देखिए बहुत ही मामूली से आम घर की बात चल रही है, वहां पर भी लाइक ईच एंड एवरी पर्सन इज सो मच इंडल्ज्ड कि उस बच्चे की शादी होनी होगी, और उस पर इतना विचार किया जाता है कि कैसे कर दी जाए, कितनी जल्दी हो जानी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो जाए ऐसे। अगर एक बेटी पैदा हो गई तभी से ये थॉट रहता है शादी 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 शादी। और यहाँ पर हमें कॉन्वर्सेशन भी मिलती है निर्मला और उसकी छोटी बहन कृष्णा की, कि जहाँ छोटी बहन उसकी पूछ रही है कि आपको माँ पापा भेज रहे हैं, माँ बाप भेज रहे हैं, या फिर क्यों भेज रहे हैं, आप क्यों इतना मेरे भाई से इतना प्यार करते हैं तो उसे तो नहीं भेज रहे हैं, हमसे प्यार नहीं करते क्या। एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि एक दिन मुझे भी भेज देंगे, हाँ, कि मतलब क्यों भेज रहे हैं, हमसे प्यार नहीं करते क्या, वो भी उनका भाई तो ज्यादा शरारत करता है, फिर उनको क्यों नहीं भेज रहे हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन ऐसी चल रही थी, जो जहाँ से हमें पता चलता है कि छोटे बच्चों के मन पे कैसा प्रभाव पड़ता होगा कि वो खुद की वैल्यू कैसे कम कर देते होंगे खुद के ही मन में, कि मतलब मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं, मेरे माँ बाप ही मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा, क्यों भेज रहे होंगे मुझे घर से दूर किसी और के। फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। देन आफ्टर दैट जिससे शादी होती है वो क्या नाम रहता है, टोटा राम, जिसको मुंशी जी करके बुलाया जाता है उसके आसपास वाले। और तो उसके पहले से 3 बेटे रहते हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। मनसाराम उसका बड़ा बेटा रहता है। तो शादी होती है तो जो उसकी पहली पत्नी मर चुकी होती है, हाँ, तो शादी होती है तो उसकी जो वाइफ रहती है निर्मला, तो उसकी भी एज उसके बड़े वाले बेटे जितनी रहती है। मतलब आप समझ रहे हो कि हस्बैंड का सबसे बड़ा वाला बेटा और उसकी वाइफ की एज सेम है, इतने छोटी थी। तो वो थोड़े समय के बाद धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, उनको अपने बच्चे की तरह मानने की कोशिश करती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि एक आपके सेम एज के इंसान को आपको अपना बेटा समझना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, और आपके पिता की उम्र के इंसान को आपको पति मानना पड़ेगा। Exactly. मतलब पिता से आप जैसे उस टाइम के समाज के हिसाब से जैसे आप सारी चीजें नहीं शेयर कर पाते हो, सारा नहीं बता पाते हो, लेकिन आप पति से तो एटलीस्ट सारी चीजें बता पाते हो। और फिर उतनी ही एज के इंसान से सारी चीजें बताना, तो उसके लिए तो वो पिता जैसे ही थे। तो वो शुरू में तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एक्चुअली मेन हम इस कहानी से हमें पता चलता है कि उस टाइम की कंडीशन कैसी थी, उस टाइम के समाज की। बेसिकली ये हर घर की स्टोरी थी, ऐसा नहीं कि स्टोरी सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक तबके का इंसान झेल रहा था, नहीं, उस टाइम पे हर घर की स्टोरी यही थी। तो हमें समझना पड़े कितनी दयनीय स्थिति थी एक लड़की के लिए, कि मतलब उसको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता था। इवन नॉट ओनली फीमेल्स बट ऑल्सो मेल्स, कि उनके लिए भी कितनी ज्यादा समाज जो था एकदम रिजिड हो गया था, ना उनको ढंग से अपने विचार रखने की अनुमति थी कि अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, ना ही कोई और चीज की छूट थी उनको। बेसिकली एक पर्दा कि हाँ मैं हर चीज में सक्सेसफुल हूँ, हर चीज में ठीक हूँ, वो अपनी पत्नी के सामने ये नहीं दिखा सकता कि मेरी ये कमी है, मुझे ये बुरा लग रहा है। उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं एक मैन हूँ सोसाइटी का, तो मैं इतना पद रखता हूँ, इतनी स्टेटस है मेरी, और मैं डरता नहीं हूँ। मतलब वो अपने भाव नहीं व्यक्त कर पाता है, वो डरता है पर वो बता नहीं पाता कि वो डरता है। एक्चुअली में उसे दिखाना पड़ता है कि वो बहुत बहादुर है, वो बहुत शक्तिशाली है। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। Exactly. और देन आफ्टर दैट फिर जब वो थोड़ा सा उसका बॉन्ड बनने लगता है उसके बच्चों से, वो ख्याल वगैरह रखने लगती है, तो जो उनके हस्बैंड होते हैं मुंशी जी, उनको थोड़ा सा शक होने लगता है बड़े वाले बेटे और अपनी वाइफ पे कि ये लोग ज्यादा क्यों बात करते हैं। बट ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने सेम एज वालों से ही बात करोगे, आपका उन्हीं से बात करके। लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था,
जैसा बट कहते हैं शक की कोई दवाई नहीं होती है, तो हाँ। वहीं यहाँ पर एक जो कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है शक का, जो कि मुंशी जी के दिमाग में आया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो बीवी है वो उनके बड़े बेटे की सेम एज की है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रही होगी उसको, लाइक उससे ज़्यादा मेल-जोल होता है उसका, उससे ज़्यादा बातें होती हैं, वो मेरे से क्यों नहीं करती है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेशन गैप, जनरेशनल माइंडसेट का गैप दिखाया गया है, बिकॉज़ नॉर्मल सी बात, हम अपने एज ग्रुप के साथ ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं या चीज़ें। तो यहाँ पर वो चीज़ बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। और ये भी बताया गया है क्या-क्या दिक्कतें थी पहले के समाज में, कि अगर आप अपने सेम एज, लाइक आपकी एज इतनी छोटी है और आपका रिश्ता किसी सेम एज वाले से बहुत ही अलग है, तो आपके बीच कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो हाँ, सकती है। और कुछ ना कुछ आपको फिर समाज नाम दे ही देगा, हुँ। कुछ ना कुछ। हर चीज़ में आपको दोष दिया जाएगा, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स हमारे समाज में लड़कियों को, औरतों को हर चीज़ में, हुँ। स्पेशली अगर आप माँ हो, आप भले ही कैसी भी हो, बट अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो माँ पे ही आरोप जाता है कि पिता तो, क्योंकि वो बाहर का काम कर रहा है, वो तो बिज़ी है, वो तो कमा कर ला रहा है। तो परवरिश मेन तो माँ ही कर रही है, तो उसको हर दोष जाएगा, फिर वो चाहे सौतेली ही क्यों ना हो या फिर सगी भी क्यों ना हो, हर चीज़ माँ पे ही जाएगी। तो यहाँ पर ये भी बताया गया बहुत अच्छे से। आई थिंक ये निर्मला सबको पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ वो उस टाइम का कैसा हमारा सोसाइटी बट का फेस मुझे था। ऐसा लगता है कि मतलब प्रॉब्लम ठीक है, प्रॉब्लम बदल गई, लेकिन कहीं न कहीं से वो नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरह की बन के प्रॉब्लम वही है, अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह से जा गई नहीं है, दूसरे हुँ। रूप में, तीसरे रूप में जितनी जनरेशन बढ़ रही है, अभी भी ऐसा कुछ एंड नहीं हो गया है। हाँ। इंडिया में तो नहीं हो इवन गया है। अभी भी बहुत सारे गाँव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लाइक हुँ। अगर हम डीप रूट में जाएँ हम लोगों के गाँव वगैरह में, तो बहुत कॉमन ये चीज़, लाइक अगर इसके बारे में हम ये कहीं कह ये गलत है, तो बोलेंगे नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं है, ये तो हमेशा से चली आ रही है। क्योंकि आप शहर में रह के, बाहर रह के एक कमरे में आप पढ़ रहे हो, किसी का आपको लगेगा अरे कितनी पुरानी बात है, लेकिन आप जब डीपली चीज़ों को जाओगे, देखोगे सच में, तो रियलिटी, लाइक ग्राउंड चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी एक पॉपुलेशन है जो अभी भी इस चीज़ में है, इस चीज़ को फॉलो एटलीस्ट कर इन रही है। इंडिया तो है। ऑफ कोर्स। फिर आफ्टर दैट मनसा राम का तो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है, मतलब एक हुँ। पढ़ने वाला, मतलब समझदार व्यक्तित्व है। हाँ, हाँ, अपना टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है, टाइम हाँ। से जाता है, आता है। तो फिर उसके पिता उसका मतलब बंद करवा देते हैं घर में आना ही, कि मतलब तुम घर में क्यों आ रहे हो? और उसको हॉस्टल बेसिकली भेज देते हैं, जबकि उसका मन नहीं होता है। नहीं, पहले तो यही करते हैं कि एकदम कमरे में ही फिर वो अकेले रहने लगता है। हुँ। एक तो शुरू से ही माँ नहीं थी उनकी ज़िंदगी में, तो एक तो पिता से बातें करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तक भी होता है, तो पहले के ज़माने में तो तो बहुत ज़्यादा। हाँ, पहले तो ऐसा माना था, आप नज़र भी नहीं उठा के देख अपने सकते, पिता से। ज़बान भी नहीं लड़ा सकते, मतलब ये तो बहुत कॉमन है, आज भी हम हाँ। सुनते ही रहते हैं, बहुत कॉमन सी हाँ, चीज़ है। तो उसके बाद फिर निर्मला एज़ अ मदर आई, तो फिर हाँ, थोड़ी बातें होने लगी, फिर उसके बाद बंद हो गई, तो वो एकदम कमरे में अपने रहने लगा। फिर धीरे-धीरे उसे उसके ऐसा पिता लगा कि हाँ, मुझे कोई सुनता है, मुझे कोई हुँ। समझता है, तो उसे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, कोई है। वो अपनी माँ की तरह उसको देखता था, बट क्योंकि उसके पिता को ये चीज़ गवारा नहीं थी, उसको लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। और बेसिकली फिर निर्मला ही उसे दूर करने लगी थी, क्योंकि एक अगर ये बात उसको जब समझ में आई थी, तो लगा कितनी बड़ी कलंक की बात है ये, कि अगर वो ऐसा सोचते हैं, तो फिर वो खुद ही दूर करने लगी थी मनसा राम को खुद से। और बेसिकली ना, कुछ भी होता है ना, तो सोसाइटी ना लड़कियों को ही ब्लेम करती है। एज़ अ मदर, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ वाइफ, कुछ भी हो रहा है घर में, Yeah. तो गलती एक लड़की की ही होगी। लाइक मोस्ट कॉमन थिंग ऐसा होता है। आई एम नॉट हाँ। सेइंग कि हर इंसान ऐसा करता होगा, हाँ, बट हाँ, बहुत कॉमन सी चीज़ है ये। हाँ, तो फिर वो बाहर ही चला जाता है हॉस्टल में, फिर वहाँ भी अकेले रहने लगता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, फिर उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ तो जाती यहाँ है। पर मेंटल ट्रॉमा की भी बात कही है, मेंटल मेंटल हेल्थ की बात की गई है, जो कि बहुत ही ये सीखने वाली बात है कि उस टाइम पे भी इतनी सारी चीज़ें होती थी, जो कहते हैं कि पहले के ज़माने में नहीं होती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, बट लोग उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो बातें नहीं होती थी। हुँ, इसमें ये भी बताया गया कैसे मनसराम मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से उसकी मौत हो गई। हुँ। मतलब इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला गया था, इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो, क्योंकि वो पढ़ाई छूट गई लास्ट थी। तक में तो बिल्कुल एकदम पागलों जैसे बिहेव कर रहा था, एकदम बहुत, या मतलब उस टाइम के हिसाब से ये नॉवेल जैसी लिखी गई, मेंटल हेल्थ पे भी इतना ध्यान दिया गया है, ये करेक्ट। बहुत अच्छा लेखन है। सही। और इसके बाद फिर जैसे एंडिंग हुई, तो हमें समझना चाहिए कि एक पिता के रूप में अगर आपका बच्चा मर रहा है और आप वहाँ पर ये सोच रहे हो कि नहीं, इसको किसी भी हालत में आपको घर नहीं ले जाना उसके है, पिता जस्ट जब बिकॉज़ हॉस्टल आए, तो वो तब भी ये सोच रहे थे कि एक कोई बहाना मिल जाए तो मैं इसको घर ना ले जाऊँ, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूँ। एग्ज़ैक्टली, जस्ट एक शक की वजह से, क्योंकि हुँ। उन्हें लगता कि अरे ये इसको मिल लेगा या फिर इसके साथ आ और फिर जाएगा। मनसा राम को भी रियलाइज़ हो गया था, तो उसे समझ में आ गया था कि मेरे से ज़्यादा स्थिति तो निर्मला की खराब होगी। तो फिर वो खुद ही नहीं जाना चाह रहा था घर, क्योंकि उसे भी लगा था ये तो बहुत बड़ा कलंक है मतलब ना। आप सोच रहे हो कि एज़ अ पेरेंट आप किसी अपने बच्चे को, आपके के दिमाग में कितना बड़ा डर भर रहे हो कि नहीं, मतलब वो अपनी मर जाना चाहेगा लेकिन घर नहीं जाना चाहेगा। सोचो, आप खुद ही सोच कर देखो कितना बड़ा ट्रॉमा है और उसके वो लिए। बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा था, बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं जाना है, मैं मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। उसे छोटे भाई-बहन भी बुलाने आते, कई बार वो घर से चीज़ें भिजवाती तो तुरंत वापस भेज देता। जानबूझ के दिखा रहा था कि मेरी और मेरी माँ के बीच रिश्ते सही नहीं है, ताकि उसके पिता को ऐसा लगे कि हाँ, उनका शक दूर हो जाए, लेकिन
शक की तो सही में कोई दवाई नहीं है। एग्जैक्टली इसलिए कम्युनिकेशन इज द मोस्ट हाँ। इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो माँ बाप का हो या फिर भाई बहन का या फिर पार्टनर का, किसी का भी। बिना कम्युनिकेशन के आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा Yeah. होगा वैसा होगा वैसा होगा, तो फिर ये ऐसा और वैसा यहीं से होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अजम्पशंस आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। किसी भी रिश्ते को खोखला कर देते हैं, मतलब वहां पर कोई नींव ही नहीं बचती है बेसिकली। देन आफ्टर दैट फिर लास्ट में बिल्कुल ऐसा होता है कि उसको खून चाहिए होता है, और अभी तक भी निर्मला मतलब अभी तक भी एक भी दिन वो हॉस्पिटल नहीं गई है, बिल्कुल वो मृत्यु वाली स्थिति में आ गया वो, लेकिन एक भी दिन हॉस्पिटल नहीं गई। फिर लास्ट डे जब उसको हुआ कि नहीं, अब जिसको जो सोचना है सोचे, मैं उसको खून दूंगी, क्योंकि उसको एक यूथ का खून चाहिए था मतलब उस टाइम पे, और मिल नहीं रहा था खून वगैरह भी, शायद उस टाइम पे मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो फिर वो गई जैसे ही, तो वो आया और उसके पैरों पे गिरा और शायद कुछ तो बोला था, हाँ। माफी वगैरह मांगी थी और थैंक यू बोला कि आप मेरे जीवन में आई, और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मतलब वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि वो उसको उनको कलंक से मुक्त कर सके, क्योंकि उसके पिता सामने से जब देखेंगे तो उनको लगे ना कि मरते वक्त कोई एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेगा। बट उनको रियलाइजेशन हुआ, बट किस चीज पे, मतलब क्या खोया उन्होंने? एक लाइफ उन्होंने खो दी सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की कितनी वजह से। छोटी सी बात पे मतलब इस किताब में ना ये दिखाया गया कि उस टाइम का समाज कैसा था, कि कितनी सारी चीजें और हो पता रही है थी। और पता है अगर हो ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में मान लो होते भी खराब रिश्ते, तो उस टाइम में कितना ज्यादा हाइप दिया जा रहा था इस चीज को, मतलब मर जाए चलेगा लेकिन या रिश्ता नहीं होना एक चाहिए ह्यूमन की था। लाइफ कितनी छोटी थी, हाँ। मतलब कितनी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं थी कि आप अपने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक इंसान को यूं ही मरने दे रहे हो, उसको आप घर नहीं ले जा रहे हो। एक पिता होकर, जो कि इसमें बताया गया कि वो बहुत प्यार करता था अपने बच्चों से, बहुत ज्यादा मानता था, उसी बच्चे को आप मरने की स्थिति तक छोड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नहीं घर ले जा सकते, ताकि वो उस इंसान से ना मिल ले, उसकी वाइफ से ना मिल ले। हाउ absurd it is। फिर ऐसे ही स्टोरी कंटिन्यू रहती है। पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज तो होता ही है, और निर्मला भी बहुत ट्राई करती है कि वो उन बातों का जिक्र उनके सामने ना लाए। वो एकदम आइडियल पत्नी की तरह अपना सारे काम करती है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, चाहे बहुत ज्यादा ढलने की कोशिश करती है, हाँ। बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करती है, बहुत और ज्यादा। फिर उसके पेट में शायद नहीं, एक बच्ची आ जाती है, फिर प्रेग्नेंट हो जाती है वो। देन आफ्टर दैट फिर वहाँ पे एक जिक्र ये भी होता है ना कि अगर आपको जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो फिर आप एक तिनके के सहारे को भी बहुत मान लेते हो, लेकिन तिनके के सहारे तक आप उससे आप कितना ही दूर जा सकते हो। आई मीन जब मुंशी जी को ये समझ में आता है कि उनकी गलती की वजह से उनका बेटा खत्म हो गया है, तो वो बहुत ज्यादा वो भी खुद में रहने लगते हैं। एक उनके भी दिमाग में ट्रॉमा टाइप का आ जाता है, एक गिल्ट आ जाता है, जिसके कारण वो खुद को कटा मानने लगते हैं घर से। लेकिन जब उनकी फिर बेटी होती है, उसका नाम फिर वो लोग आशा रखते हैं, तो फिर एज अ उसको मनसा नाम जैसा ही मानने लगते हैं कि ये मनसा नाम है। फिर वो एक कहते हैं कि उम्मीद की किरण की तरह आया, फिर वो बेटी हुई, तो उसको फिर धीरे धीरे सेटल होने लगी चीजों के घर पे। निर्मला भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड है, वो तो बहुत ज्यादा एक्चुअली एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी हर चीज, ताकि सामने वाले को ये ना समझ में आ जाए कि अरे उसकी कोई कमी है। इतना एडजस्टमेंट किया उसने। उसके बाद क्या होता है, जैसे जिस मनसा राम की जहाँ दवाई होती रहती थी, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, एक्चुअली वो डॉक्टर वही थे जो उसके निर्मला के एक्स फियोन्से थे। तो उनकी वाइफ भुवन मोहन नाम रहता है डॉक्टर का, और उनकी वाइफ का नाम रहता है सुधा। तो ये लोग काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं एक्चुअली। जो निर्मला रहती है और उनका हस्बैंड मतलब डॉक्टर थे, तो वो मिलते रहते थे रोज। तो और फिर बेटे की मृत्यु होती है तो काफी ज्यादा कंसोल करते रहते हैं, उनको सिंपैथी देते रहते हैं, तो काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। देन आफ्टर दैट एक दिन मतलब सुधा की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है निर्मला से। तो निर्मला एक दिन बैठी हुई ऐसी, मतलब बहुत ज्यादा सैड थी। फिर उसके जीवन में तो हो ही रही थी ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी, तो वो फिर बहुत ज्यादा सैड थी। तो फिर वो अपनी चीजें उसको बताने लगी सुधा को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी शादी फिक्स हुई है वो। तो फिर उसने पूछा कि हाँ कैसा दिखता था वो आदमी, क्या कैसे, तो उसको समझ में आ गया कि ये तो मेरा ही हस्बैंड था जिसने शादी तोड़ी थी। फिर वो अपने पति को भी सारी चीजें बता देती है। फिर उसके पति को रियलाइज होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्चुअली उन्होंने देखा नहीं था, बट उन्हें पता था कि क्या नाम है। रियलाइज नहीं होता है एक्चुअली। उसकी जो शादीशुदा जिंदगी होती है वो काफी अच्छी नहीं होती है। उसने दहेज के चक्कर में उससे निर्मला से रिश्ता तोड़ा था, लेकिन उसकी जो सुधा से शादी होती है तो उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। सुधा एज अ कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखा है इसमें, मतलब बहुत ही पढ़ी लिखी है, समझदार है, बट उसको ऐसा लगता है कि अगर निर्मला उसके जीवन में होती तो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ पर दिखाया गया कि आप उस टाइम पे अगर आपकी वाइफ थोड़ा समझदार है, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छी नहीं है। एक्चुअली सुधा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब क्योंकि फिर जब रियलाइज होता है तो उसने बोला कि अब अपने जो छोटे बेटे हैं, अब उनकी शादी आप निर्मला की छोटी बहन से करा दीजिए, तो आपका ये बोझ भी थोड़ा कम लगेगा आपको कि आपने, क्योंकि स्थिति उसकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना निर्मला की, कितना कुछ हो जाता है उसके साथ। शादी होते ही मतलब बेटा, और फिर उसके पहले उसके पिता की मृत्यु, तो ये सब।
तो फिर ऐसे ही शादी वगैरह फिक्स होती है। निर्मला को कोई आइडिया नहीं रहता कौन है। फिर वो जाती है अपने मायके, और फिर ये भी बहुत वो रहता है कि बिना डाउरी के इतने बड़े घर में शादी हो रही है। बिकॉज वहां पर शादी का मेन पर्पस ये नहीं होता कि अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, वहां पर ये होना चाहिए कहाँ पर दहेज ज्यादा मिल रहा है लड़के के लिए, और कहाँ पर लड़की के लिए कहाँ पर दहेज कम कोई ले रहा है। तो ये बहुत ज्यादा वहां पर था, वहां पर शादी तो इंसान की नहीं, दो और- डाउरीज की हो रही थी। और फिर बीच में शायद वो जो भुवन मोहन रहता है वो पैसे भी भेजता है गहने और कपड़ों के लिए, तो उसकी माँ को लगता है, निर्मला की माँ को लगता है कि निर्मला ने भेजे होंगे। लेकिन जब निर्मला आती है तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाती है। शादी के दिन भी वो देखने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि एक बार तो मुझे मिलना है। फिर उसे समझ में आता है कि अच्छा यही थे। फिर सुधा भुवन मोहन को बुलाती है और बोलती है अब आप सुना लीजिए इनको। निर्मला से बोलती है आप जितना सुनाना हो सुना लीजिए, तो वो सुनाती नहीं है, बस थैंक यू बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ। फिर शादी प्रॉपर्ली हो जाती है। देन आफ्टर दैट वो यहीं रहा करती है, मतलब बहुत टाइम तक तो वो यहीं रहती है। फिर उसके जो 2 और बेटे रहते थे, जिया राम और सिया राम ना, वो काफी ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं, क्योंकि समाज में अगल बगल के लोग उन्हें बता देते तुम्हारी हाँ, माँ, कि ये माँ ओरिजिनल नहीं है, ये तुम्हारी सौतेली माँ है, तो वो उसको वैसे और treat हाँ, करते और हैं। बड़े वाले बेटे को इसी ने मरवाया है, इसी ने मरवाया है, तो उनके अंदर भरती जाती चीज। और शायद उस टाइम के लिए मतलब पेरेंटिंग भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहती थी उनके लिए, बस पैदा कर दिया बच्चों को, जरूरतें पूरी कर दी, यहाँ पर बस एक्चुअली हो ना इस किताब में बहुत सारी समाज की हमें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसी डार्क चीजें दिखाई देती हैं जहाँ पर बहुत खुलेआम होती हैं, बट कोई इस पे हम्म। बात नहीं करता। बहुत बड़ी बड़ी चीज आई थिंक तभी जनरेशन बाय जनरेशन वो चीजें पास ऑन होती जा रही थी। भले अब चीजें थोड़ी कम है, बट इट डजंट मीन कि वो अभी हो नहीं रही। अगर आप अपने आसपास थोड़ा सा भी नजर घुमा के देखेंगे तो आपके बगल में ही आपको घर में ये सारी और चीजें फिर बहुत एक तो नॉर्मल दिख और जाएगी। फिर एक एज बस का नहीं, मिसमैच मैरिजेस में ये बस नहीं दिखाया गया है कि आपके एज अगर ज्यादा बड़ी है छोटी है। जैसे सुधा और भुवन मोहन की, उनकी भी मिसमैच थी, क्योंकि उनके बीच में नहीं बन रही थी चीजें, कंपैटिबिलिटी exactly. उनके बीच में भी नहीं थी, वो तो सेम एज के थे। एग्जैक्टली बट वहां पर माइंडसेट की डिफरेंस थी। माइंडसेट बहुत डिफरेंट, कहते हैं ना कि सिर्फ एज पर से कंपैटिबिलिटी थोड़ी आपकी बैठी जा सकती है। आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार बहुत जरूरी है। और क्योंकि सुधा एक पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की थी, तो उसका खुद की एक वॉइस थी, खुद के ओपिनियंस थे, तो वहां पर वो अपनी बात रखती थी। तो नॉर्मल सी बात है कि किसी को भी अगर ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे ये लिखा गया था, जिस समाज की बात की जा रही थी, तो उस टाइम पे ये बहुत ही लाइक कहा जाता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दी टाइप ऑफ। निर्मला का बिल्कुल मन नहीं करता घर जाने का, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाती है। उसकी बेटी रहती है यहीं, वो पालन पोषण उसका करती रहती है। फिर सुधा आती है उसको बुलाने, तो उसके सुधा के बेटे को भी बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। तो फिर एक ये बीच में ना बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत गहरा प्रहार किया गया है। अब वहां पे उसको बुखार हो गया है तो सब बोल रहे हैं इसको नजर लग गई है। मतलब अगर उसको डॉक्टर को बुला देते तो उसका बच्चा ठीक हो जाता। हाँ एग्जैक्टली। उसको मतलब क्या क्या करवा रहे हैं, मतलब नजर उतरवा रहे हैं और पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, और इतने में वो अगली सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पिता डॉक्टर हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पढ़े लिखे घर में होने के बाद बावजूद सिर्फ आपका माइंडसेट, आपकी सोसाइटी आपसे क्या करवा सकती है। हाँ, एक्चुअली सुधा का था कि डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन वो क्या, उसकी निर्मला की माँ बोल रही थी और तो मोहल्ले की औरतें तो मान गई थी कि ठीक है क्या पता नजर लगी हो। मतलब इतना ज्यादा अंधविश्वास है, इतना ज्यादा कि आपका पति ही डॉक्टर है, उसको दिखाने की वजह आप ये मान रहे हो कि नहीं इसको नजर लगी हुई। फिर अगले दिन हो गया, आते हैं डॉक्टर साहब, फिर देखते हैं सारी चीजें कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। देन आफ्टर दैट बहुत टाइम तक सुधा भी बात नहीं करती है उससे। उसे भी लगता रहता है कि वो मुझे ब्लेम करेंगे या क्या दिखाऊंगी मैं उनको। लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ भी हो जाता है। वो बहुत सारी assumptions करती रहती है कि ये सोचेंगे वो सोचेंगे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज्यादा कि इंसान बैठ के सोच रहा है पर बोल पागल हुआ जा रहा है मतलब बिल्कुल। हर चीज सोच लिया, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक सोच लिया, पर उस बात एक लेकिन रखी फिर नहीं। निर्मला समझाती है कि एक बार बात करो, मैं रहूंगी पीछे, अगर वो तुम्हें कुछ कहते मैं संभाल लूंगी तुमको, अगर कुछ होगा तो। फिर आफ्टर दैट वो जाके बात करती है तो उसका बैगेज भी क्लियर हो जाता है, उतना दुख भी उसका कम हो जाता है, क्योंकि एक माँ बाप साथ में मिलकर जब रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो कहीं ना कहीं उनका बर्डन फिर कम हो जाता है। फिर कुछ भी नहीं होता है ऐसा जितना उसने सोचा था। ये एग्जैक्टली मतलब हम कहते हैं ना कि इंसान सोचता जब है तो बहुत भयंकर चीजें, एक्सट्रीम में ही सोच लेता कि इससे बुरा अब क्या होगा, बट एक्चुअली रियलिटी में अगर आप चीजें बोल दो या फिर कर दो तो कोई बड़ी चीज नहीं होती। पर सोचो यार कितनी बड़ी मतलब कितनी अजीब बात है, मतलब कि तबीयत खराब है तो पहले आप वो उनको दिखा रहे हो, टोना टोटका चढ़वा रहे हो यार, सीरियसली यार। डॉक्टर और वो भी जो सामने दिख रहा है उसको बुखार है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि चलो कुछ अजीब है। हाँ मतलब कुछ अजीब, आपको पता ही नहीं है क्या है, बट आपका हस्बैंड डॉक्टर है, अब ये नहीं पता कि किसका इलाज करता है। मतलब हाँ सीरियसली ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो, 4 लोग 10 लोग बोले, लेकिन आपको अपने ओपिनियन के लिए एकदम दृढ़ रहना चाहिए कि मेरे को करना है ना, मेरा बच्चा है। तो फिर बेसिकली सुधा के कहने पर निर्मला चली जाती है घर अपने। फिर वो देखती है कि उनके दोनों बेटों का बर्ताव बदला हुआ है, और बेसिकली सबकी बातें सुन सुन के कि तुम्हारी ये जो मम्मी आई है नई, इसी ने ऐसा किया है, इसी की वजह से तुम्हारे बड़े वाले भाई की हाँ मौत हुई है। मतलब
आप अपनी अगर सोसाइटी की इनसेंसिटिविटी को आप समझ रहे हो तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में ये भरना इतनी बड़ी बड़ी चीज है कि आपके पास जो माँ है वो गलत इंसान है, जबकि उस इंसान आपकी माँ ने कुछ गलत किया भी नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ आप उस इंसान को एज अ चाइल्ड इसलिए गलत मानने लगते हो क्योंकि सोसाइटी ने कह दिया है। और नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चे का दिमाग कितना ही नाजुक होता है कि आप उसे जो भी कहोगे, फोर्स देकर समझाओगे तो वही सच मान लेगा। जो दूसरा वाला बेटा रहता है धीरे धीरे गंदी आदतों में पड़ जाता है और एक दिन वो फिर अपने घर में ही चोरी करने लगता है, जो कि दिखाई तो देता है उसकी माँ को, निर्मला को, कि कोई तो आया है, उसको लगता भी है कि ये बेटा ही है मेरा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि बेसिकली वैसे ही उसने कुछ भी नहीं किया था, तो उसे लगता है कि अगर मैं बोल दूंगी तो मैं एक बुरी माँ बन जाऊँ। हाँ, क्योंकि और एक तो क्योंकि और दूसरी बात, मैं एक सौतेली माँ हूँ और तो मैं बोलूंगी तो मेरी कोई बात मानेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सौतेली माँ हो, अगर आप कुछ कह रही हो इसका मतलब आप बुरा ही चाहते हो। और फिर वैसे भी उसके ऊपर तो बिना कुछ किए ही इतने ब्लेम लग गए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो एक तो लड़की, दूसरी स्टेप मदर। एग्जैक्टली। तो फिर वो चोरी करता हुआ, मतलब चोरी कर ली उसने, अपना बेच दिया, फिर उसको पता चलता है कि पता चल गया है इनको, ये नहीं पता चला है कि किसने वो चोरी की। बेसिकली घर से भाग जाता है, उसके बाद कहीं पर उसकी 2-3 दिन बाद लाश मिलती है, फिर पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। देन धीरे धीरे करके हमें ये दिखाया जाता है कैसे उस समाज में लोग धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी के लाइक जंजीर में बंध के घुटन से मर जाते हैं, पर कोई भी उस चीज जंजीर को खोलना नहीं लेकिन उस चीज को खोलना नहीं चाहता, अपने मन की बात कोई कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो समाज में एक ट्रेडिशनल बैगेज जो है ना कि उनको लेना ही लेना है, कि मतलब हमारा समाज ऐसे चलता है, ऐसी ट्रेडिशन हमारी, ऐसे ही चलना पड़ेगा उसको। और एज अ मैन आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, मतलब आप खुद को वल्नरेबल दिखा ही नहीं सकते हो, मतलब उस समाज के हिसाब से आप ये बस नहीं कह सकते हो कि औरतों की स्थिति दयनीय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक समाज बुरा है ना तो कंडीशन दोनों की ही खराब होगी। जो भी उस समाज के अंदर है कंडीशन उसकी बहुत ही गंदी होगी। आपको भले दिख नहीं रहा होगा बट वो अंदर ही अंदर हर इंसान दुखी ही होता है वहाँ पर। देन फिर उसका सबसे छोटा वाला बेटा बचा रहता है, तो वो फिर क्या, एक भाई बेटी को एक बैगेज की तरह ट्रीट करने लगता है, तो उनकी जो स्थिति रहती है, जैसे मुंशी जी का भी अब काम ढंग से चल नहीं रहा होता है, तो बेटी पैदा हो जाती है, तो वो शुरू में ही कि ये मेरे भाग्य में क्यों मिली। जैसे शुरू में हमने बात की डाउरी की बात, तो यहाँ पर निर्मला जानती है कि उसकी लाइफ कैसे डाउरी की वजह से चेंज हुई, कितनी बुरी हो गई, तो इस कारण से वो नहीं चाहती उसकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से वो खाने के लिए मतलब ढंग से जीवन में अपना गुजारती नहीं। और शुरू से ऐसे कितनी अभागी हूं मैं कि मुझे बेटी हुई। मतलब एक नॉर्मल सी चीज है कि आप छोटे से बच्चे के माइंड में ये भर दो कि एक डाउरी की वजह से आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ जा सकती है, और एक लड़की होने की वजह से आपकी लाइफ क्या हो सकती तो है। फिर वो सेविंग वगैरह करने लगती है, ज्यादा ही सेविंग करने लगती है, क्योंकि फिर उसको लगता है कि फिर बेटी के लिए कुछ बचेगा नहीं। और तो फिर वो मतलब छोटा वाला बेटे से भी सारा काम करवाती वगैरह, ताकि उसे कोई हेल्प में ना रखना पड़े। हाँ, हेल्प में ना रखना पड़े। और जैसे वो काफी ज्यादा समझदार भी था, वो हिसाब टाइम पे सही से सारी चीजें करता था, तो फिर ऐसा ही चलता गया। और छोटे वाले बेटे की भी मानसिक स्थिति कुछ खराब होती दिखी हमें, क्योंकि उसका भी क्योंकि एक बच्चे को जो एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, एक अच्छी परवरिश की जरूरत होती है, एक सही खान पान, एक सही टाइम पे एक सही पढ़ाई लिखाई, एक सही तरीके टाइम का खेल कूद, हर चीज जरूरी था जो कि उसकी लाइफ से मिसिंग था। तो नॉर्मल सी बात है कि वो स्कूल भी नहीं जा पाता था, परेशान था इन सब कामों के चक्कर में। और एक उसके बाद एक तो माँ नहीं एक बच्चे के जीवन, उसके बाद 2 भाई थे, उनकी भी मौत हो गई, और पिता से तो बात थी लाइक उनका कोई जुड़ाव ही नहीं था। पिता से ऑब्वियसली इस टाइम के समाज में कुछ ज्यादा वो नहीं था, अब तक ही नहीं। यहाँ पर जब पहले बेटे की मृत्यु के बाद दूसरे बेटे की मृत्यु तक स्टोरी चली है, उसके बाद से यहाँ पर जो मुंशी जी का कैरेक्टर है वो धीरे धीरे लाइक कम होता गया, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट कहानी में जीरो होता गया है। मतलब वहां पर दिखाया गया है इस कहानी के थ्रू कि जो एक मैन का इन्वॉल्वमेंट होता है अपनी फैमिली में एज इमोशनल इमोशंस के थ्रू, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं, 0%। हाँ, ऐसा नहीं कि उनके अंदर भावनाएं नहीं है, कहीं दिखाया गया, हमें ये भी समझाया गया कि हाँ वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है अपनी घर की स्थिति को देखकर, बट वो उस चीज को शो नहीं कर रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फिर ऐसे यही होता है ना आपको घर में, फिर आप जब आपको कोई बॉन्ड नहीं रहता तो फिर आप बाहर ढूंढने लगते हैं, तो उसको एक सन्यासी बाबा मिलते हैं और अपनी बातों पे उसको फंसा लेते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और फिर वो उन्हीं के साथ चला जाता है। एग्जैक्टली, मतलब कितना इजी होता है ऐसे बच्चों को मैनिपुलेट करना। यहाँ पर ये भी आप सीख सकते हैं पढ़कर कि आप कैसे आपकी एक गलती एज अ पेरेंट, आपकी एक गलती आपके बच्चे लाइफ के लाइक आपके बच्चे के लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी बनकर आ सकती है। और फिर वो जो बाबा था वो और ढूंढ रहा था कि ऐसे कितने और मोहल्ले में मिल जाए मुझे जिनकी माएँ नहीं थी, या फिर नई या मतलब कैसे वो लोग जो लैक ऑफ इमोशंस, या फिर जो एक वल्नरेबल बच्चे हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है उनको, वहाँ पर वो फेक सपोर्ट शो करके उनको यहाँ पर ये भी दिखाया गया स्टोरी में कि कैसे उस टाइम पे कितनी ज्यादा इजीली होता था बच्चों को लाइक किडनैप करके ले जाना, मतलब कितना ज्यादा। और फिर उसके बाद निर्मला का भी कैरेक्टर ठीक है, मतलब बुरा या अच्छा मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर ऐसा कुछ दिखाया कि वो चला भी जाता है तो वो मुंशी जी को जाने नहीं देती है, कि उसको लगता है कि पैसे की बर्बादी है, बेटा मिलना तो है नहीं, और जो भी बच्चे हैं मेरी बेटी के लिए वो भी चले जाएंगे। मतलब एक डाउरी सिस्टम इतनी बुरी चीज है कि आपकी लाइफ कितनी बुरी कर सकता है कि
आप अपनी लाइफ में भले खा पी ना रहे हो, लेकिन आपको डाउरी के लिए पैसे आपके हाँ। पेरेंट्स जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। फिर मुंशी जी उसको ढूंढने चले जाते हैं और फिर उसके बाद एक और छोटा सा बताया जाता है कि वो एक बार सुधा के घर गई हुई थी। उसको एक्चुअली इस बीच ना वो अपने घर में तो अलग इंसान रहती थी बिल्कुल की, बहुत रूड ये, लेकिन सुधा के सामने उसका वो बचपना, उसके सारे इमोशंस निकल जाते थे। वो एज अ बेस्ट फ्रेंड की तरह एक अच्छी उसकी दोस्त थी। तो उसके पास गई तो उस दिन वो सुधा भी शायद गंगा स्नान करने गई हुई थी, तो उसका पति यानी कि भुवन मोहन रहते हैं। तो कई बार पहले भी होता है कि गलत निगाहों से भुवन मोहन उसको देख रहे होते हैं, और उस दिन तो काफी ज्यादा हाँ, वो मतलब इनिशिएट भी कर देता है कि कोई बात नहीं, मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी तोड़ी, बट मुझे आज दिख रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मुझे रियलाइजेशन आज हुआ है कि मेरी गलती की वजह से तुम किसी और की हो गई हो, तो लेट्स लाइक उस चीज को हाँ, भूलते हैं और और अभी हम ना अपने बीच सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीजें। लाइक ही वाज लाइक दैट कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुमको अपना मान लेता हूँ। हाँ, और फिर तो ऐसे ही जैसे सुनती है तो वैसे ही वो घर से निकल के चली जाती है। वैसे ही सुधा आती है तो वो सोचती क्या हो गया इसको, फिर वो तुरंत उसके घर जाती है, उससे पूछती है। तो वो बताती तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ जाती है, क्योंकि काफी बार उसने भी देखा था कि उसका पति निर्मला को देख रहा गलत है। तरीके से देख रहा है। हाँ, फिर मतलब उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, मतलब इतना भी सुधा का। स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए है, लेकिन वो आई, उसने बोला, क्या बोल दिया पता नहीं, उसकी मृत्यु हो जाती है। मैन ऐसा मतलब क्या बेकार स्थिति थी मतलब मर्दों की, कि मतलब अगर कोई ब्लेम कर दिया तो कोई गलती हो गई गलती से और तुम्हारी वाइफ को पता चल गया, तो ये उनके लिए व्हाट इज दिस, लाइक मृत्यु हो गई उसकी। मतलब सीरियसली ये कौन सी बात है? ठीक है, अगर आपसे गलती हुई तो रियलाइज करो उस चीज को। हार्ट अटैक आ गया, कुछ लोग बोले जहर खा के मर गया, मतलब कुछ आप लोग देख बोले रहे हो यहाँ पर कि कोई भी चीज आपके घर में हो रही है, कोई भी ट्रेजेडी हुई है, एट द एंड उसका आरोप जाएगा सिर्फ औरत के ऊपर। यहाँ पर भी सुधा के हस्बैंड की मौत हुई थी, तो क्या कहा जा रहा है कि इसने अपने पति को जहर दे दिया होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबको कहना वही है। इवन मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हाँ, हुई, फिर बट स्टिल लेकिन हार्ट अटैक यार, मतलब एज अ मैन अगर आपसे कोई गलती हो गई और फिर आपके परिवार वालों को पता चल गया, तो अब इतना Exactly. बोझ ले लेते हो कि एक स्टेटस आपका जो एक सोसाइटी बना के रखती है कि नहीं मैन को ऐसा ही होना पड़ेगा। फिर मुझे ये सब पढ़ के ऐसा लगता है कि औरतों से ज्यादा तो उनकी स्थिति बेकार थी। करेक्ट, मतलब वो तो बता ही नहीं सकते हैं डायरेक्टली हार्ट अटैक। गलती से मैं बता भी दिया तो मतलब सिर्फ इतनी सी बात में वो जाके आवेश में आकर से काफी कुछ बोल दिया होगा। Yeah. इतनी ही बात थी, लेकिन और एज अ वुमेन वो क्या ही की होगी, और मारने तो गई नहीं होगी। एग्जैक्टली, उसने सिर्फ कन्फ्रंट किया होगा बिकॉज वो एक समझदार अब उससे मैं बोल दिया होगा कुछ, हार्ट अटैक आ गया। सो बेसिकली स्टोरी ऐसे ही एंडिंग की तरफ बढ़ती है और हमें ये दिखाया जाता है कि निर्मला की लाइफ कैसे खराब से बदतर होती जाती है, लाइक हेल हो जाती है। एट दैट उसकी लाइफ में ना उसका पति रहता है, ना ही उसके 3 बच्चे रहते हैं, और ना ही जिस डाउरी के चक्कर में आई थी वो जमीन घर कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता। लास्ट में एक कमरे का वो मकान लेती है, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीजें बची थी, तो वो भी तब भी बचाना चाह रही थी अपनी बेटी के लिए। फिर उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, डॉक्टर को नहीं दिखा सकती क्योंकि पैसे लग जाएंगे of course। ऑब्वियसली डाउरी के लिए उसे बचाना है, मर जाए चलेगा। मतलब इसमें ऑफ कोर्स दिस इज रियलिटी, ये होता है एक्चुअली में। आज भी हम अगर अपने आसपास के घरों में देखा जाए तो लोग पाई जोड़ कर रखते हैं ताकि डाउरी के लिए हो सके, एक लड़की है घर पे तो उसके लिए हो सके। मतलब हाँ, तो फिर लास्ट में एट द लास्ट में उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसकी एक ननद रहती है, रुक्मणी रहती उसका भी बीच बीच में जिक्र दिखाया गया कि वो भी काफी ताने कसती रहती है बीच बीच में, बट फिर बाद में वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, समझ चीजों जाती को है। समझती है वो। हाँ, लास्ट तक में तो वो उसकी खुशी चाहती कि एक बार निर्मला हंस दे, उसके लिए कौन सा खाना बनाऊं मैं क्या, क्योंकि वो समझ जाती कि इसकी लाइफ तो बहुत ही कितनी ज्यादा बुरी है। बहुत फिर ज्यादा। अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप कर उसकी भी मौत हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। बेसिकली हमें इस स्टोरी से यही पता चलता है कि उस टाइम के समाज में लोगों की कितनी दयनीय स्थिति थी, कितनी ज्यादा। और उस टाइम के समाज के हिसाब से काफी अच्छी नॉवेल थी ये, बहुत बड़ा स्लैब था उस टाइम के समाज में, तो हर एक बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, पैट्रियार्की, चाइल्ड मैरिज और ट्रेडिशनल बैगेज दिखाया गया है, और आप मिसमैच्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया है, मिसमैच्ड मैरिजेस दिखाई गई हैं यहाँ पर। और ये इन पे मानना क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये भी दिखाया है कि एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कितनी कम है आपके चीजों से, लाइक जो आपके सिस्टम्स है, जो आपकी मेंटालिटी है, जो आपकी मतलब विचारधारा है। हर चीज में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ह्यूमन से ज्यादा आपके कल्चर को महत्व दिया जाता है कि नहीं अगर इंसान मरे या जिए डजंट मैटर, लेकिन ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए। मतलब इस चीज पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मेंस की स्थिति थी, मतलब इतनी छोटी सी बात में। आई मीन नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप पूरी लाइफ आपको पता है कि आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही तरीका है जीने का, आपको किसी से कुछ कहना नहीं, आपके मन के भावों को किसी से व्यक्त नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, तो नॉर्मल सी चीज है। अगर कोई सामने वाला आपको जान जाए या फिर समझ जाए या फिर आपकी गलती को आपके मुंह पे ही बताए, तो ये बहुत ही बड़ा एक स्लैब की तरह होगा कि नहीं मेरे लाइक
मेरे ऊपर कैसे बोल उसके बाद फिर मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? एग्जैक्टली एक इससे अच्छा शर्म मैं की मर बात ही है। जाता हूँ। लाइक कितना इजी था। तो एक्चुअली ये नॉवेल काफी ज्यादा अच्छी थी। तो आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको समझना है, आप अपने समाज की असलियत को जानना है और कि सच में चीजें होती कैसे, बिकॉज आज भी वैसा होता है, बिलीव मी। और आप ये देख के मत करो कि ये तो पुरानी चीजें हैं, इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम के फॉर्म चेंज हो गए हैं, लेकिन बट प्रॉब्लम प्रॉब्लम वही नहीं है। है। अब आज भी डाउरी दी जाती है, बस नाम गिफ्ट का होता है। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो गई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के पास ये मेंटल प्रेशर होता नहीं है। वो आज भी अपने बच्चों से ये कह देते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम इस घर की हो नहीं, तुम किसी और घर की हो। ये दिमाग में डाल ही देते हैं कि तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं, हम ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बट एज अ गेस्ट ही हो इस घर में, दिस इज नॉट योर हाउस। ये मन में अपने बच्चे को डाल देना कि नहीं नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, और तुम्हें जो भी करना है उसी घर पे जाके करो। आप उसके एम्बिशंस को खत्म कर देते हो, उसकी भावनाओं को वहीं पर मार देते हो, क्योंकि जुड़ा ही नहीं ना कि मतलब ठीक है ये तो हमारा घर है ही नहीं। अब मतलब जिस घर में वो पैदा हुई उस वही बोल रहा कि मतलब ये तुम्हारा घर है नहीं, तो वो Yeah. आने वाला जो घर होगा उससे क्या ही एक्सपेक्ट और करेगा? नॉर्मल सी चीज है कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बात होती है कि अगर वर अच्छा मिले या ना मिले, डाउरी पे बात होगी ही होगी। और जहां पर हमारा बजट मेल खा जाएगा, जैसे हम मार्केट में लेन देन करते हैं ना कि दुकानदार का बजट और हमारा बजट जो है सेम हो जाए, तो हम फिर सामान ले देंगे और और बेच देंगे। शादी में कितना खर्चा होगा, एग्जैक्टली। लोग तो यहाँ पर स्टेटस। शादी दो लोगों की नहीं कराते, यहाँ पर दो बजट मेल खाते हैं, वहां पर जाके हम अपनी लड़की को वहां पर दे आते हैं। इट्स लाइक कितनी कितनी वाहियात चीज है ये, कितनी ज्यादा कि आप एक ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू नहीं है, आपको देखना है। और नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर इतनी ज्यादा माइंडसेट इतनी बेकार है, वहां पर लाइफ, ह्यूमन लाइफ कैसे सुखी रह सकती है। सो गाइस लेट्स एंड इट। तो हमारा यही सजेशन रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये किताब जरूर से जरूर पढ़ें, बिकॉज ये आपके सामने सोसाइटी का ऐसा चेहरा लेकर आएगा जो आपने देखा तो जरूर होगा, आपको पता भी है, बट आप उसको नॉर्मल समझते होंगे, आपको लगता है अरे दिस इज सो नॉर्मल, बट इट इज नॉट, इट इज वेरी बैड। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको रियलिटी समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि पर्दे के बाहर और अंदर कितनी अंतर होती है चीजें। सो थैंक यू गाइस, हम अपनी इस बुक रिव्यू को यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आपको हमारा बुक रिव्यू पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।